हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रीना मुद्गल बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने लोकतंत्र आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र जो है किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावी है और विश्व के किन देशों में लोकतंत्र अपनाया जाता है। लोकतंत्र के जो रूप हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषाएं, अर्थ, वो सब हमने आपको पढ़ाए थे। उसके साथ आप अगर चाहो तो लोकतंत्र के गुण और दोष भी ऐड कर लेना, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में डिटेल में आपको लिखना होगा। अब उसके बाद इसी पार्ट में आपका जो अगला शासन का रूप है वो है अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र के बाद दूसरा क्या है? अधिनायक तंत्र। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। मैंने बताया था आपको कि यूनानी काल से ही जो है, अरस्तु और प्लेटो के समय से ही शासन के रूप चलते आए हैं। उनमें पहले राजतंत्र होता था, कुलीन तंत्र होता था, निरंकुश तंत्र होता था, फिर लोकतंत्र को अपनाया गया। अब वर्तमान में लोकतंत्र के साथ साथ कई देशों में अधिनायक तंत्र भी प्रचलित है। तो ये अधिनायक तंत्र क्या होता है? अधिनायक तंत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अधिनायक का शासन, अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही प्रवृत्ति। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ अंतर है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, साधारण शब्दों में एक ही व्यक्ति में अधिनायक तंत्र का अर्थ होता है एक ही व्यक्ति में सत्ता निहित होती है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि राजतंत्र में भी एक ही व्यक्ति में सत्ता निहित होती है, लेकिन राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में यहाँ पर डिफरेंस है। अधिनायक तंत्र में क्या होगा? एक ही व्यक्ति में सत्ता निहित होती है, और राजतंत्र में सत्ता तो एक व्यक्ति में निहित होगी, लेकिन वो वंशानुगत पद्धति पर आधारित होती है। जैसे कि सम्राट है, तो सम्राट की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी ही उसकी गद्दी संभालेगा, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र जो होगा वो गद्दी संभालेगा। तो वो राजतंत्रात्मक पद्धति होती है। जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट का पद है, वहां पर राजतंत्र अपनाया जाता है। अब उसमें हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है। परिभाषा वही है कि एक ही व्यक्ति में सत्ता निहित होती है, लेकिन मैंने आपको बताया, और शासन कार्य जो है सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। जिस व्यक्ति के अंदर सत्ता निहित होगी, शासन का पूरा कार्यभार उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार चलता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति आप मान सकते हो, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहां पर अपनाई जाती है अधिनायक तंत्र में। अब यहाँ देखिएगा, सबसे प्रमुख अंतर क्या है? शासक के द्वारा पद ग्रहण करने की विधि, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस जो है, राजतंत्र वर्सेस अधिनायक तंत्र। अब राजतंत्र जो है वो आधारित है वंशानुगत पद्धति पर आधारित है, वंश प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे कि सम्राट का पद होता है, सम्राट की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, मैंने अभी आपको बताया। अब अगर आप देखेंगे कि अगर राजतंत्र वंशानुगत पर आधारित है, तो अधिनायक तंत्र किस पर आधारित है? अधिनायक तंत्र में निर्वाचन होता है, निर्वाचन, इसके अलावा सहमति होती है, जनता की सहमति से बनाया जाता है। शक्ति कई बार बलपूर्वक भी बनता है। इसके अलावा सैनिक शक्ति, निर्वाचन, सहमति, शक्ति, सैनिक शक्ति, सैनिक योग्यता भी कह सकते हो आप इसको, सैनिक योग्यता। जैसे कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ बनाए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अधिनायक तंत्र मतलब एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता होगी, इसी व्यक्ति के हाथों में सत्ता केंद्रित होती है,
और वही जो है पूरा शासन का कार्य संभालता है, शासन का पूरा भार संभालता है। राजतंत्र के इक्वल माना गया है अधिनायक तंत्र को, जबकि राजतंत्र में और अधिनायक तंत्र में डिफरेंस है। अब इसके बाद हम अधिनायक तंत्र की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जैसे कि न्यूमैन के अनुसार है। न्यूमैन ने क्या कहा, दो तीन परिभाषा है, देख लीजिएगा। सबसे पहली है न्यूमैन के अनुसार, अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप में प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति या एक समुदाय से है जो बलपूर्वक जो है अधिकार कर लेते हैं राज्य में सत्ता पर, और असीमित रूप से तानाशाही प्रवृत्ति से शासन करते हैं, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना कानून के, बिना मर्यादा के। जो उनकी इच्छा होती है वो नियम कानून अपने राज्य में लागू करते हैं। तानाशाही प्रवृत्ति, मनमाने तरीके से, बिना किसी के माने, न्यूमैन कहता है। अब उसके बाद फोर्ड कहता है, राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। राज्य के जो अध्यक्ष होता है राज्य का, उसके द्वारा विधानेतर और असाधारण सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। अब उसके बाद सोल्टाउ कहता है कि एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, बल्कि शक्ति या सहमति से प्राप्त करता है। दोनों के सहयोग से भी प्राप्त कर सकता है। उसके पास संपूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए, कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी ना करे। इसने थोड़ा सा अच्छे से स्पष्ट किया है, न्यूमैन और फोर्ड स्पष्ट नहीं कर पाए। सोल्टाउ की जो परिभाषा है, सोल्टाउ की परिभाषा अधिक सार्थक नजर आती है। सोल्टाउ कहता है कि अधिनायक तंत्र में पूरी शक्ति तो एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है, और हो सकता है कि वो वंश परंपरा पर आधारित बनाया जाए, या हो सकता है कि वो शक्ति पर आधारित या शक्ति से जो है सहमति से बनाया जाए। तो दोनों के संयोग से भी कई बार बनाया जा सकता है कि वंश परंपरा पर भी आधारित हो और उसका व्यक्तित्व तो इतना चमत्कारिक हो कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाए, कोई बोल ही नहीं पाए, तो वो शक्ति और सहमति, जनता की इच्छा भी हो तो उसके आधार पर भी उसको शासक को निर्वाचित किया जा सकता है। ये सोल्टाउ का कथन है। तो ये है आपकी दो तीन डेफिनेशन न्यूमैन, फोर्ड और सोल्टाउ के अनुसार अधिनायक तंत्र की परिभाषा। अब देखिएगा, अधिनायक तंत्र जो है वो प्राचीन भी है और नवीन भी है। अधिनायक तंत्र प्राचीन और नवीन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पुराने समय में भी इसका प्रयोग होता था और नए समय में भी, नवीन भी है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, इसमें सत्ताधारी सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। प्राचीन में इसमें सत्ताधारी सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। जैसे नेपोलियन बोनापार्टा, नेपोलियन बोनापार्ट, ये देखिए प्राचीन समय में अधिनायक तंत्र, प्राचीन समय में अधिनायक कैसे सत्ता ग्रहण करता था। इसमें सत्ताधारी जो होता है वो सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बनता है, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा नवीन, इसमें जनता या किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर
पद ग्रहण करते हैं और बाद में तानाशाह बन जाते हैं। आज के समय में, आधुनिक समय में जनता या किसी दल विशेष के आधार पर, किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर अधिनायक बनाए जाते हैं और बाद में सत्ता ग्रहण करने पर वे तानाशाह, निरंकुश बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। ये देखिए, आधुनिक समय में जनता या किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और बाद में वो तानाशाह बन के बैठ जाते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इस प्रकार जो अधिनायकवाद जो था वो उसका प्रमुख रूप है प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय होना। पहला जो विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक चला, तो उसके बाद ये नवीन आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है इसका उदय हुआ। जैसे 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी, 1923 में प्रिमो द रिवेरा स्पेन में, सन 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। जैसे हिटलर 1933 में फांसी दल के अध्यक्ष थे। ये फांसी दल की जो थी सर्वोच्चता के कारण जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। फांसी दल की नाजी दल की सहायता से हिटलर अधिनायक बन बैठा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायक को इस रूप में अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तो हो गए आपके डिफरेंस अधिनायक तंत्र के प्राचीन और नवीन। कि प्राचीन समय में अधिनायक तंत्र का उदय किस प्रकार होता था, इसमें सत्ताधारी सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बनते थे, जैसे कि नेपोलियन है। आधुनिक समय में, नवीन समय में कैसे जनता या किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पहले अधिनायक बनते हैं और बाद में वो तानाशाही बन जाते हैं, जैसे कि हिटलर बन गया था, मुसोलिनी बन गया था। अब उसके बाद है आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष कैसे हुआ। आधुनिक समय में अधिनायकवाद का उत्कर्ष कैसे हुआ। आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष कौन सी परिस्थितियां रही, वो कौन सी परिस्थितियां थी, सर्कमस्टेंसेस थे जिनमें आधुनिक समय में अधिनायकवाद का उत्कर्ष हुआ। तो पहले विश्व युद्ध को लोकतंत्र का युद्ध कहा गया, इसलिए युद्ध समाप्त होने पर संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो गया। वर्साय की संधि में लोकतंत्र के विनाश के बीज विद्यमान थे। जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद अधिकतर देशों में जो है लोकतंत्र का उदय हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसे लोकतंत्र का समय भी कहते हैं। अब उसके बाद वर्साय की जो संधि हुई उसमें लोकतंत्र के विनाश के बीज नहीं थे। युद्ध के बाद जो परिस्थितियां आई उससे उसे काफी पर्याप्त अवसर मिला। जैसे 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी उसके बाद जो है बहुत सारे देशों में लोकतंत्र का उदय हुआ, लेकिन वर्साय की जो संधि हुई उसके बाद लोकतंत्र जो है वो समाप्त होने की कगार पर आ गया। और उसके बाद 1939 के बाद जो है इटली हुआ, स्पेन हुआ, पोलैंड हुआ, यूगोस्लाविया हुआ, रोमानिया हुआ, जर्मनी हुआ, ग्रीस हुआ 1939 के बाद।
इटली, स्पेन, जर्मनी, रोमानिया, ग्रीस आदि देशों में क्या आ गया? अधिनायकवाद। अधिनायकवाद की स्थापना की गई। अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। अब अधिनायकवाद के इस उत्कर्ष के लिए युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी उन्हीं को उत्तरदायी माना जाता है। अब इसमें देखिएगा कि कौन कौन सी परिस्थितियां आई हैं। तो सबसे पहली है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। ये पॉइंट आप लिख देना। सबसे पहली है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। लोकतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना जागृत हो चुकी थी। इसमें क्या आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास हो चुके थे। युद्ध से लौटे हुए जो सैनिक थे वो पूरी तरह से असंतुष्ट थे लोकतंत्र के प्रति, जिसके कारण उन्होंने अपने जो निजी स्वजन थे उनको खो दिया था और युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। यह असंतुष्टि ही अधिनायकवाद के रूप में सामने आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सैनिक जो है वापस आए विश्व युद्ध से, तो यहाँ पर आने के बाद उनको लोकतंत्र से तो निराशा हो ही चुकी थी, संसदीय संस्थाओं से भी उनका विश्वास उठ चुका था, क्योंकि उन्हीं के कारण उनको लग रहा था कि उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया है और उनको खोने के बाद अब उन्हीं संसदीय व्यवस्थाओं से, उन्हीं संसदों से वो क्या है उनके लिए जो अनुदान है, हर्जाना जो है, अपने खोए हुए व्यक्तियों का मुआवजा जो है वो मांग रहे थे। तो उन परिस्थितियों में अधिनायकवाद की उत्पत्ति होना स्वाभाविक था। दूसरी परिस्थिति क्या थी? लोगों का संसदीय संस्थाओं से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। उनका मानना था कि इन्हीं की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। दूसरी क्या थी? वर्साय की संधि। दूसरा कारण था वर्साय की संधि। ये वर्साय की संधि जो थी, इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक शर्तें लागू कर दी थी और ये संधि न्याय भावना पर भी आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का निर्माण किया और अधिनायक बन बैठे। इसका फायदा जो है ज्यादातर इन्हीं देशों ने उठाया था वर्साय की संधि के बाद, कि जो मुसोलिनी था, हिटलर था, इन्होंने संधि के विरुद्ध जो है इतना मतलब जहर घोला लोगों के मन में कि वो उसका फायदा उठाकर अधिनायक बन गए, अधिनायक तानाशाह बन बैठे। फिर उसके बाद तीसरा कारण था कि प्रजातंत्र जो था नया था। मतलब कुछ लोगों के लिए प्रजातंत्र जो है वो नया था, उनकी समझ से बाहर था। कई देशों के लिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों में प्रजातंत्र तो स्थापित किया गया, लेकिन इन देशों में प्रजातंत्र का अनुभव नहीं था और इस अनुभव के अभाव के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना करनी पड़ी। प्रजातंत्र का जो था वो लोगों के लिए बिल्कुल नया था, उसके अनुभव नहीं थे। पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों में जो है प्रजातंत्र की स्थापना की गई, लेकिन अनुभव के अभाव के कारण प्रजातंत्र वहां पर सही मायनों में लागू नहीं हो पाया और फिर वहां पर भी अधिनायकवाद की स्थापना कर दी गई। ये तीन कारण। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। या आप आर्थिक संकट ले लीजिए, आर्थिक संकट। आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में 1929 में आर्थिक संकट आया था और इस संकट के समय अमेरिका और फ्रांस के द्वारा देशों ने जो आर्थिक नीति अपनाई थी उससे सभी देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और इस आर्थिक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था। और ये नियोजित जो अर्थव्यवस्था थी वो एक अधिनायक तंत्र ही कर सकता था, ना कि लोकतंत्र कर पाता, प्रजातंत्र कर पाता।
तो उन परिस्थितियों में भी अधिनायकवाद का उदय हुआ। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, यहाँ तक कि अमेरिका और फ्रांस ने भी घुटने टेक दिए थे। और उन परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा जो है आर्थिक रूप से लोगों को खड़े करने की ताकत की आवश्यकता थी, एक नियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी। और वो अर्थव्यवस्था कोई संसदीय शासन नहीं बल्कि क्या अधिनायकवाद ही जो है उन परिस्थितियों में उस व्यवस्था को लागू कर सकता था। इसलिए भी जो है अधिनायकवाद का उत्कर्ष हुआ। पांचवा, राष्ट्र संघ की असफलता। पांचवा कारण है इसका राष्ट्र संघ की असफलता। इसमें क्या आया कि स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्र संघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो थे वो असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों के द्वारा किए जाने वाले शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके प्रति शंका उत्पन्न कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा गया। मतलब क्या था कि जो राष्ट्र संघ था 1914 से 1918 तक आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था राष्ट्र संघ, ताकि भविष्य में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके और सभी देश उसके सदस्य बने। लेकिन राष्ट्र संघ जो था वो एक ढीला ढाला संगठन था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो राष्ट्र संघ क्या है पूरी तरह से असफल हो गया। और इसके अलावा राष्ट्र संघ मतलब आज का यूएनओ मान लीजिए, यूएनओ का ही प्राचीन नाम पुराना मतलब जो रूप था वो राष्ट्र संघ था उसका। अब उसमें क्या हुआ कि जो बड़े जो देश थे राष्ट्र संघ तो असफल हो गया, मतलब बाहरी कोई भी कानून जो है बाहरी देशों के ऊपर नहीं था, कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं था देशों के ऊपर। तो उसके अभाव में सभी देशों ने क्या किया, निशस्त्रीकरण के विरुद्ध सम्मेलन करने शुरू कर दिए। ज्यादा से ज्यादा जो है प्रथम विश्व युद्ध तो हो ही चुका था, उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा हथियारों की होड़ जो है लोगों में शुरू हो गई, मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर दिया। तो छोटे जो देश थे वो उससे वंचित रह गए। तो उस परिस्थिति में भी छोटे देशों ने मिलकर अधिनायक तंत्र की स्थापना करना आवश्यक समझा। उसके बाद प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के कठिन आदर्श यानी कि प्रजातंत्र जो था उसके आदर्श बहुत कठिन थे। अधिनायक तंत्र की तुलना में जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन करना था, इसलिए युद्ध के बाद की परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम बनकर रह गया। तो ये कुछ एक कारण थे आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र के उदय के, कि किन परिस्थितियों में आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। अब उसके बाद आते हैं अधिनायक तंत्र के गुण क्या क्या है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। अधिनायक तंत्र के गुण। सबसे पहला तो यही है, इसका गुण क्या है सबसे पहला कि शासन में एकता और कुशलता। शासन में एकता व कुशलता। मान लीजिए आपको आपके घर का ही उदाहरण देते हैं कि जब तक आपके घर में जो है सत्ता जो है वो मुखिया तक केंद्रित होगी, यानी कि आपके पिता तक केंद्रित होगी, तो वो कार्य जो है पूरे परिवार में एकता बनाए रखेंगे, कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी होती है कि काम मुझे ही करना होता है। और जब वही सत्ता उस पिता से निकलकर उसके 4 बेटों तक पहुंच जाएगी तो 4 बेटे उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनकी जो शक्तियां हैं उनका डिवाइडेशन हो जाएगा और इसके अलावा उनमें शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारी अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाएंगे। तो वही कारण है
कि अधिनायक तंत्र का सबसे बड़ा गुण है शासन में एकता और कुशलता। एक ही व्यक्ति में शासन शक्ति निहित होती है, जिससे कानून निर्माण, प्रशासन, न्यायिक कार्य सब एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जिससे एकता बनी रहती है और शासन में कुशलता आती है। दूसरा क्या है, इसके लिए एक राइटर हुए हैं हमारे जैक्सन, उन्होंने लिखा कि स्पेन में जब अधिनायक तंत्र का उदय हुआ तो स्पेन वासियों के इतिहास में ये पहला मौका था जब रेलें समय पर चली थी, नई जो है रेल सड़कें बनाई गई थी, सड़कों पर खच्चरों की बजाय मोटर गाड़ियां आ गई थी। मतलब ऐसा संसदीय शासन में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में नहीं हुआ। स्पेन में जब अधिनायक तंत्र को अपनाया गया तो उन्होंने वहां पर ऐसी परिस्थितियां देखी, ऐसी से जो कार्य कुशलता थी वो देखी। दूसरा है उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं, वही बात है, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। मतलब जो जिम्मेदारियां हैं वो एक अकेले व्यक्ति के पास खुद में ही केंद्रित होती हैं, विभाजन नहीं होता है। कहा भी गया है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि जो चीज सबकी होती है वो असल में किसी की भी नहीं होती। जो चीज सबके अंदर डिवाइड कर दी जाएगी, शक्ति या सत्ता डिवाइड कर दी जाएगी, तो व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर, उत्तरदायित्व समझकर उसको ढंग से नहीं कर पाता। जबकि वो सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, उत्तरदायित्व से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियों का विभाजन यानी कि बंटवारा नहीं होता है। तीसरा इसका जो क्वालिटी है वो है कि संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। अब संकट काल जब इमरजेंसी जब होगी, मान लीजिए कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, तो उन परिस्थितियों में यदि अधिनायक तंत्र होगा, एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता होगी, तो तुरंत फैसला लिया जा सकेगा, तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। जबकि अगर संसदीय शासन व्यवस्था होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा और वहां पर समय लगेगा। इसलिए संकट काल में ये सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद अगली है मित व्ययी, खर्चा भी कम होता है। मित व्ययी, मित व्ययी कैसे है कि अधिनायकवाद में प्रशासनिक अपव्यय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ना तो शासन व्यवस्था के लिए लंबा चौड़ा प्रबंध करना पड़ेगा और न ही चुनाव के प्रबंध में धन का अपव्यय होता है। एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता केंद्रित होगी तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, यदि राष्ट्रपति के हाथों में सत्ता केंद्रित है जैसे कि अमेरिका में है, तो प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, मंत्री परिषद की आवश्यकता नहीं है, कैबिनेट की, राज्य मंत्रियों की, अब इतने सारे व्यक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है। तो इनके चुनाव में इनके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो सारा खर्चा बच जाएगा। तो ये व्यवस्था मित व्ययी भी है। उसके बाद राष्ट्रीय भावना का जागरण, राष्ट्रीय भावना का जागरण, ये क्या है? अधिनायकवादी व्यवस्था में राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। जैसे जर्मनी है, इटली है, इसके प्रत्यक्ष रूप से इसके उदाहरण है। एक ही व्यक्ति में सत्ता केंद्रित होगी तो उसके अंदर देश के प्रति भावनाएं जागेंगी, राष्ट्रीय भावनाएं जागेंगी, जैसे कि इटली में जागी थी और कहां पर, जैसे कि इटली और जर्मनी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब दोषों के बाद, दो तीन इसके गुणों के बाद इसके दो तीन दोष भी हैं। तो दोष क्या क्या हैं? अधिनायकवाद के कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष इसका यही है कि विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत, विवेक का अंत, विवेक का अंत। कई बार व्यक्ति के हाथों में जब सत्ता केंद्रित हो जाती है तो उसमें प्राउड आ जाता है, उसमें निरंकुश भावनाएं आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी रोक टोक उस पर नहीं होती। तो कई बार व्यक्ति जो है तानाशाह बन जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। तो उन परिस्थितियों में अधिनायकवाद जो है वो खतरनाक भी साबित होता है, जैसे कि हमारा इतिहास गवाह रहा है। विवेक का अंत उन परिस्थितियों में हो जाता है
अधिनायक तंत्र लोगों को खाने पीने और दूसरी भौतिक सुविधाएं दे सकता है, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य यही नहीं है। एक भौतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मानव जीवन एक ढर्रे पर चलना और अधीन होना, ये मानव जीवन का बहुमूल्य गुण है। अगला, युद्ध को प्रोत्साहन। युद्ध को प्रोत्साहन, इसमें क्या आएगा कि जनता के मस्तिष्क को सदा अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का सहारा लेता है। जैसे चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से सही कही जाती है। चीन और पाकिस्तान के लिए बार बार युद्ध को प्रोत्साहित करता रहता है, अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए कि मैं कितना महान हूं। तीसरा है, योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं है। जरूरी नहीं है कि उत्तराधिकारी जो बने हो हमेशा वो योग्य ही हो। आश्वासन नहीं, कई बार गलत व्यक्ति के हाथों में, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता केंद्रित हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र जो है पूरी तरह से विफल माना जाता है, पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। शासन शक्ति का दुरुपयोग। चौथा, शासन शक्ति का दुरुपयोग। वही बात है कि व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगता है, शासन की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करने लगता है। निरंकुश शक्ति शासक को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। ये एक कथन भी है कि जब एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता आती है तो सत्ता के साथ साथ उसमें क्या आता है, प्राउड आता है, घमंड आता है, निरंकुश प्रवृत्तियां आती हैं, दैत्य प्रवृत्तियां आती हैं, और उन प्रवृत्तियों के कारण वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने लगता है, जो अधिनायक तंत्र का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो ये थे अधिनायकवाद के गुण और दोष, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब उसके बाद एक छोटी सी है कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प है? तो इसके लिए इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र के दोषों को देखकर लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है लोकतंत्र में सुधार करने की। लोकतंत्र में कुछ दोष हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र को छोड़कर अधिनायक तंत्र को अपनाया जाए। क्यों? क्योंकि जनता की भावनाएं, जनता के अधिकार, जनता के कर्तव्य भी मायने रखते हैं। तो आवश्यकता है हमें अधिनायक तंत्र को ना अपनाकर लोकतंत्र में सुधार करने की। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।